नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो आज सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है उसका सेकेंड सेशन है, इसको हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो देखिए, अब हम लोग आधुनिक भारत को ख़त्म करने वाले हैं। 2-3 वीडियो में आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर एंशिएंट शुरू करेंगे, प्राचीन भारत शुरू करेंगे, ठीक है। और उधर सार संग्रह और विज्ञान मंथन का भी सेशन चल रहा है, तो आप लोग उसको देखिए। और हम यह बताते चले कि बीपीएससी पीटी बिहार एसआई यूपी एसआई हो गया, सचिवालय सहायक हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सेंट्रल वाला एसएससी हुआ, या आपका रेलवे हुआ। जीके का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। इस चीज़ को आप कंटिन्यू देखिए, इस सेशन को लगातार देखिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि टोटल चीज़ हम कवर कराएंगे। हम भी एक विद्यार्थी हैं और हम देखे हैं कोचिंगे घूम के और बुआ के देखे हैं कि क्या दिक्कत होता है इस चीज़ को। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चुनिए और उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे किस प्रकार 1833 में जब राजा राम मोहन राय जब मर जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार विद्यावगी से आते हैं, उसके देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, और उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन का ये होता है, आगमन होता है, जो राजा राम मोहन राय के बाद दूसरा जो है वो समाज सुधारक, क्या मतलब जो उनका जो ये था, जो विस्तारित करने का काम किया गया उनके क्षेत्रों का, वो राजा राम मोहन राय के बाद इन्होंने ही किया था, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। तो जानते हैं कि केशव चंद्र सेन का क्या स्थिति रहा और क्या क्या काम किए। तो ब्रह्म समाज का विस्तार करते हैं, देखिए ब्रह्म समाज का वो विस्तार करते हैं। उसका ये जो थे केशव चंद्र जो थे ना, उनको आचार्य पद पर नियुक्त किया था। कौन नियुक्त किया था? देवेंद्र चंद्र जी नियुक्त करते हैं। आचार्य पद, आचार्य बनाए थे कौन? देवेंद्रनाथ चंद्र, ठीक है। फिर यह देवेंद्रनाथ चंद्र जो थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1865 में आचार्य पद से केशव चंद्र सेन को हटा दिए। इन्होंने कहा कि नहीं, आप अब पद से हट जाइए। हालांकि इन्होंने विस्तार किया था बंगाल से बाहर तक, बंगाल से बहुत बाहर तक इन्होंने इनका जो ब्रह्म समाज था उसको विस्तारित करने का काम किया था। काम तो इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी इसको हटा दिया, इनको हटा दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1865 में। अब क्या होता है कि जब इनको हटा दिया गया केशव चंद्र सेन को, तब यह ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया 1865 में ही। एक ब्रह्म समाज के रूप में, दूसरा आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में बट गया। अब ध्यान देंगे कि आदि ब्रह्म समाज, दो नाम बताए हैं, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो ध्यान दे, आदि जब दो भाग में बटा था ना ब्रह्म समाज, उस समय 1865 के समय की हम बात बता रहे हैं, उस समय उसका नाम जो सेकेंड पार्ट था ब्रह्म समाज का, उसका नाम आदि ब्रह्म समाज था। लेकिन बाद में इसी आदि ब्रह्म समाज का नाम भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता थे वो थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता थे वो केशव चंद्र सेन थे, और ब्रह्म समाज का देवेंद्र चंद्र थे, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब क्या होता है कि ब्रह्म विवाह एक्ट जो है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया गया था। ब्रह्म विवाह एक्ट केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या होता था कि मैरिज, जो भी शादी होता था वह मैरिज रजिस्टर्ड किया जाता था। शादी को मैरिज रजिस्टर्ड किया जाता था, जो भी शादी होता था। अब देखिए, अब क्या होता है कि केशव चंद्र सेन का विरोध जो है वो 1878 में होना प्रारंभ होता है। इसको हम अभी बताते हैं। तो क्या होता है कि ये जो शादी होता है ब्रह्म विवाह एक्ट, यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो कुरीतियाँ थी, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा दिया गया कुरीतियाँ थी, उसी रास्ते पे केशव चंद्र सेन चल देते हैं और अपनी 13 साल की बेटी की शादी बिहार के एक राजा से करवा देते हैं। इसको लेकर काफ़ी विरोध होता है, और विरोध होने के बाद यह भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में बंट जाता है। क्लियर? अब आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इनका अस्तित्व समाप्त होता है और ब्रह्म समाज का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई अच्छा जो होते हैं एक सुधारक, वो इसमें नहीं आते हैं, ब्रह्म समाज में नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं धीरे धीरे करके आर्य समाज आता है। फिर आपसे परमहंस जो है, रामकृष्ण परमहंस,
इसके द्वारा अब कुछ समाज सुधार किया जाता है। तो चलते हैं हम आर्य समाज के बारे में जानते हैं क्या हुआ। तो आर्य समाज के संस्थापक की बात कर ले तो दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो दयानंद सरस्वती के बारे में आखिर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले जान लीजिए उनका जन्म होता है 1824 में और मरते हैं 1883 में। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में और मृत्यु होता है 1883 में। आइए क्या होता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन की नाम अगर बात करें तो मूल शंकर था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जो है, अब क्या होता है कि पूर्णानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, सबसे पहले जाने कि उनका नाम तो पहले मूल शंकर था। जब मूल शंकर नाम था तो दयानंद सरस्वती कहाँ से नाम आ गया? तो दयानंद सरस्वती नाम दिए थे पूर्णानंद स्वामी ने दिए थे। क्लियर? चलिए अब अगर हम बात करें कि दयानंद सरस्वती का, अगर हम बात कर ले कि वास्तविक गुरु थे स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद दयानंद सरस्वती के वास्तविक गुरु थे। ठीक है, और इसी गुरु से स्वामी बिरजानंद से शिक्षा दीक्षा लेकर इन्होंने हिंदू में धर्म सुधार के लिए काम करने का प्रयास करते हैं दयानंद सरस्वती। सबसे पहला काम इनका क्या होता है? सबसे पहला काम था 1863 में धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला दयानंद सरस्वती का काम था। सबसे पहले 1863 याद रहेगा, 1863 में धर्म के प्रचार के लिए, किस धर्म के लिए? केवल हिंदू धर्म के। तो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराए थे और इसको लेकर जोरों शोरों से यह जो सुधार था, समाज सुधार के रूप में इसका प्रचार प्रसार किया गया और लोगों ने इनका साथ दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं मुंबई में। ये भी हो गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ पर? मुंबई में होती है। और उन्होंने इस आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था, वो आपका था लाहौर में। माने 1877 में हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया गया 1877 में। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब क्या होता है कि अब यह जो स्थापना हुआ, आखिर आर्य समाज का स्थापना हुआ, तो इससे का क्या परिणाम निकला, क्या फ़ायदा हुआ? तो सबसे, और किन किन जगहों पर फायदा हुआ? तो फायदा हुआ, अच्छा परिणाम कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब में और पश्चिमी यूपी में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला। किसका? आर्य समाज का। ठीक है, और इसी जो ये काम कर रहे थे उसी दौर में इनका एक स्टेटमेंट है, वेदों की ओर लौट चलो। तो यह वेदों की ओर लौट चलो किसका नारा है? तो दयानंद सरस्वती का नारा है। और इनका कहने का सेंस यही था कि अभी जितना भी कुरीतियाँ है भारत देश में चाहे समाज में, उसको दूर करके जो वैदिक जो काल था और वैदिक जो क्रियाकलाप था, वैदिक जो लोग थे, उसके अकॉर्डिंग काम करे, उसके अकॉर्डिंग जिए, ताकि समाज में जो बुराइयां हैं वो अपने आप खत्म हो जाए। तो इनका यही कहना था। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा जो है किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और एक चीज़ और जान लें, इन्होंने दयानंद सरस्वती ने छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। 4 गो वर्ण था ना वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वह चारों वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन करते थे। कौन? दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 गो सिद्धांतों दिया गया था। 10 सिद्धांत कौन कौन सा था? 10 सिद्धांत में कुछ इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। कर्म कांड का विरोध करते थे, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे, जाति प्रथा पर रोक लगाते थे, छुआछूत आदि का विरोधी थे। तो इसमें जो उनका 10 गो जो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत था, उसमें यही 4-5 चीज़ है जो मुख्य रूप से है, और भी है जो हमको उतना नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसके बारे में। चलिए अब इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि 1874 में, ठीक है, 1874 में क्या होता है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा है? दयानंद सरस्वती जी लिखे हैं 1874 में। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का प्रकाशन करते हैं 1874 में। और एक चीज़ और जानेंगे कि शुद्धि आंदोलन
यह भी चलाए थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो शुद्धि आंदोलन अगर चलाने की बात किया जाए तो वह दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। और इस शुद्धि आंदोलन में आखिर था क्या, तो जितना भी ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म थे, बहुत सारे धर्म आए, उन्होंने आकर और जो निम्न जाति के जो लोग थे भारत के, उस पर प्रहार करना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया और धर्म परिवर्तन जबरन करवाना शुरू किया। उस पर विशेष रूप से रोक लगाने का काम, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर जिनका हो गया था उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने का काम किया, वही शुद्धि आंदोलन कहलाया। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जो है विशेष रूप से ईसाई धर्म का इन्होंने विरोध किया था और शुद्धि आंदोलन को चलाने का काम किया दयानंद सरस्वती ने। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहे दयानंद सरस्वती ने, कहे कि सबसे पहले यह बात कहे कि भाई हम अब जो है हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। यह सबसे पहले किसने कहा था, दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है, ठीक है। और यह भी कहे थे, स्वशासन की बात कहे इन्होंने कहा कि जितना भी बाहरी कोई भी शासन हो, कोई भी बाहरी शासन हो, कितना भी अच्छा शासन काहे नहीं हो, लेकिन अपना शासन से वो खराब होता है, क्या है कि हम दूसरे के अंडर में रहते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो स्वशासन की बात कहे और अपना बुरा से बुरा शासन व्यवस्था बाहरी शासन व्यवस्था से अच्छा है, यह स्टेटमेंट भी स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। इन्होंने गौ रक्षा समिति का गठन किया, गाय को बचाने के लिए इन्होंने एक गौ रक्षा समिति बनाया, जिसमें जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया। गौ समिति रक्षा का गठन इन्होंने किए थे और ये वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे। देखिए, शिक्षा के पक्षधर तो थे ही, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य कहना था कि वैदिक शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैदिक शिक्षा जो वैदिक काल में चला था उस पर जोर दिया जाए, उस पर उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए तो काफ़ी बेटर होगा। तो इनका वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे, इसको याद रखेंगे। देखिए 1883 में जब ये मर जाते हैं दयानंद सरस्वती, तो आर्य समाज जो है ना वो दो भाग में बंट जाता है। जब 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यह आर्य समाज दो भागों में बंटता है। और दो भागों में बंटने के बाद वह दोनों भाग आखिर बंटता क्यों है, क्या बात आ जाती है। देखिए बीच में एक बाद मरने के समय इनका एक सवाल उठने लगता है। सवाल यह उठने लगता है कि शिक्षा पर जो बल दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा, वह शिक्षा पर जो बल दिया गया, वह कोई कहता था कि पश्चिमी शिक्षा को हम लेकर चलेंगे, कोई भारतीय संस्कृति को लेकर चलेंगे, कोई कहता था कि दोनों लेकर चलेंगे। तो इसी में मुठभेड़ के कारण और यही आपसी विभेद के कारण, मतभेद के कारण यह जो है दो भागों में आर्य समाज बंटने का काम करता है। जिसमें कि पहला आर्य समाज जो पहला भाग था उसका कहना था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति होगी वो पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर आधारित होगी। दोनों हमको चाहिए, पश्चिमी शिक्षा भी चाहिए और भारतीय संस्कृति की पर आधारित भी हमारा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो था वो उसका कहना था कि नहीं, हमको पूर्णतः भारतीय संस्कृति शिक्षा को ही हमको चाहिए, पूरा तरह हमको भारतीय शिक्षा जो है संस्कृति हमको चाहिए। तो इसमें दयानंद सरस्वती से जुड़ा एक दो और जो है वह टॉपिक है जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। 1 मिनट। अब क्या हुआ कि देखिए 1886 में जो है 1886 में वो DAV की स्थापना होता है लाहौर में लाला हंसराज के द्वारा। तो देखिए अब DAV जो दो भागों में जो बटा था, जो भारतीय आर्य समाज था वो दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर आधारित था। तो जो पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर आधारित था उसने जो है अपना जो एक स्कूल का व्यवस्था किया, उसने एक अपना वो आश्रम की व्यवस्था किया जिसका नाम DAV रखा गया, जो अभी भी DAV स्कूल है। तो वह 1886 में DAV की स्थापना लाहौर में किया, जिसका श्रेय लाला हंसराज को दिया जाता है जो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। लेकिन जो दूसरा वर्ण था
जिसको पूर्णतः भारतीय संस्कृति वाला शिक्षा चाहिए था, उसने भी एक गुरुकुल की स्थापना किया, एक अपना संस्था बनाया, ठीक है, 1902 में दूसरा पक्ष। तो उस संस्था का नाम गुरुकुल विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना हरिद्वार में किया गया था। तो हम क्या समझे, जो पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति वाला शिक्षा चाहता था, उसका जो वह क्या स्थापित किया, डीएवी स्कूल का स्थापित किया 1886 में, जिसका श्रेय लाला हंसराज को दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा वर्ण था, जो पूर्णतः भारतीय संस्कृति की शिक्षा चाहते थे, उसने अपना जो एक संगठन का ये किया, संगठन बोलिए या फिर एक स्कूल की स्थापना किया, जिसको हम कह सकते हैं कि गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना उसके द्वारा किया गया, हरिद्वार में किया गया। तो यह गुरुकुल का जो श्रेय जाता है वह स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम को जाता है। तो गुरुकुल का श्रेय किसको जाता है, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम को जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1907 में एक आदमी आता है भारत की स्थिति की जांच करने के लिए, ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल, जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल 1907 में भारत में आता है और अपना स्टेटमेंट में क्या कहता है सो जानेंगे कि भारतीय अशांति का जनक जो है वो आर्य समाज को बता के चल गया है। यहाँ से कहता है कि भाई भारत में अगर अशांति फैला हुआ है तो वह आर्य समाज के द्वारा ही फैला हुआ है, दूसरा अशांति का कोई कारण नहीं है। तो हम आज यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेके आएंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और उसके बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो में यह सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है इसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा, आपको याद हो गया होगा। एक दो बार और देखेंगे तो पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए और धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें और पूरा सेशन देखें। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।